वेलकम फ्रेंड, युक्ति है इस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो क्लासेस चल रही है यूपीएससी स्टेट पीसीएस टॉपिक, तो उसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं निहारिका और आकाशगंगा के पार्ट 2 पर। कल लाइव क्लास हुआ था, कुछ इशू हो रहा था इसलिए रिकॉर्डेड क्लासेस ही अपलोड होगा और 9 पीएम में मैं क्या रहूँगा, लाइव रहूँगा आप लोग के साथ कमेंट सेक्शन में। तो क्या करना है, कोई भी कन्फ्यूजन होगा उसका आंसर आप वहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका वहाँ पर लाइव कमेंट सेक्शन में ही आंसर दे दूंगा। इतना किया जा सकता है। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं मंदाकिनी आकाशगंगा क्या है, निहारिका क्या है, आकाशगंगा क्या है, मंदाकिनी क्या है, एड्रोमेडा आकाशगंगा क्या है, तारामंडल समूह नक्षत्र के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ओरियन या ओरियन नेबुला क्या है, बूमरैंग या बमरंग नेबुला क्या है, यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे हम लोग बात करेंगे क्वार्सस, पर्सर, मैक्सिमा सेंचुरी, साइरस, डॉग स्टार या ध्रुव तारे के संदर्भ में आज क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो इस असंख्य तारों के समूह या तारों के असंख्य जो हम अभी तक जिसे हम लोग नहीं समझ सके हैं, इस ना समझ ब्रह्मांड को हम कैसे समझे धीरे धीरे, इसके लिए हम लोग आगे क्लास में कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब युक्ति है इसको जरूर करना है। इस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं अपने गूगल स्कैनर से। आपके गूगल मोबाइल में गूगल स्कैनर होता है, वहाँ से स्कैन कर इससे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर युक्ति इस टाइप कीजिएगा, हमें वहाँ पाइएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इतना काम कीजिएगा। अगर यहाँ पर आते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर तो क्या प्राप्त होगा आप लोगों को पता ही है कि टेस्ट यहाँ अवेलेबल है बाईलैंग्वेज यूपीएससी स्टेट पीसीएस ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम से, तो आप इसे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सी बैचेज चल रही है, उसका लाभ ले सकते हैं। यूपीएससी सीएससी बैच चल रहा है, यूपी पीसीएस बैच चल रहा है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, 69 बीपीएससी टारगेट बैच चल रहा है, जीएस कैप्सूल सीरीज चल रहा है, फिर दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस टॉपिक चल रहा है, वो भी आप कवर कर सकते हैं। हालांकि आज दैनिक जागरण मिस हुई, यह हो गया आज अपलोड नहीं हो सका, बहुत बड़ा विमंडा मिस्टेक आज हो गया था। मैंने 58 मिनट का लगभग रिकॉर्डिंग किया था, जो किसी कारणवश मुझसे है ना डिलीट हो गया। तो दोबारा हिम्मत नहीं किया कि फिर से मैं रिपीट करूं, रिकॉर्डेड क्लासेस करूं उसको, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। कभी कभी बाय मिस्टेक ह्यूमन एरर हो जाता है, जो कभी बहुत रेयर केस में ये सब मुझसे होता है, फिर भी क्या किया जाए, मैं भी एक ह्यूमन का श्रेणी में हूं, तो मानवीय गलती अपेक्षित है, तो माफ़ कीजिएगा। कल से फिर हम कंटिन्यू रहेंगे। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग भी उसे भी आप लोग करिएगा। हम लोग निहारिका के बात में कर चुके हैं, नेबुला बात कर चुके हैं, तो साहब आप लोगों को कल क्लास में अगर कोई क्यूरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं किस प्रकार से चीज़ों को कवर करना है, कैसे पढ़ना है, किस रूप से चीज़ों को। क्वेश्चन जरूर पूछिए, आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए। किसी प्रकार का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप डालिए, उसका आंसर आप लोगों को मिलेगा। देखिए अभी अगर नहीं कीजिएगा क्वेश्चन ना, तो एग्जाम हॉल में आप बहुत प्रेशराइज में रहिएगा। अगर किसी प्रकार का जो भी आपके मन में अगर आ रहा है कि इस टॉपिक से संबंधित, मान लीजिए ज्योग्राफी के, करंट अफेयर्स के, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस से, कोई भी टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो रहा है जो वैलिड होगा, जो एग्जाम में आने लायक होगा, तो उसे जरूर आप लोग को मैसेज ड्रॉप करिए उसके लिए, और उसके लिए आपको आंसर जरूर मिलेगा हमारे से जो भी कलीग हैं उनके द्वारा, या मैं पर्सनली देखता हूँ सभी चीज़ों को, तो मुझे भी समय मिलेगा तो मैं भी आप लोगों को जरूर मैसेज ड्रॉप करूँगा, उसका रिप्लाई मैसेज करूँगा। तो प्रश्न आप लोग जरूर कीजिए, जो भी डाउट है प्रश्न टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, हिचकिचाइएगा नहीं। अगर अभी नहीं सीखिएगा तो फिर बाद में कैसे सीखिएगा, इसीलिए किसी प्रकार का डर मत मन में रखिएगा, सर क्या सोचेंगे या टीम क्या सोचेगी, अगर पूछ लूँगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, किसी को किसी से मतलब नहीं होता है। आपको सिलेक्शन चाहिए, इसलिए क्या करना है कि वहाँ तक आप लोगों को चीज़ों को कवर करना है। चलिए हम लोग यहाँ तक बात कर चुके थे, आज हम लोग बात करेंगे क्वासर्स के बारे में। तो चित्र में आप देख रहे होंगे, कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। मैं आप लोगों को कल भी बताया था कि अंत जो आपको आकाशगंगा का जो बीच का पार्ट है वो क्या है, पूरा ऐसा है कि वहाँ कुछ भी इतना अंधेरा है कि कुछ चीज़ें वहाँ से प्रकाश, यहाँ से प्रकाश भी प्रवेश नहीं कर पाती। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह आदित्य क्षेत्र है जहाँ पर सभी चीज़ें खो जाती है। कहने का अर्थ वही है ना, पहले भी मैंने बताया था आकाशगंगा के संदर्भ में आपको। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका मतलब यह होता है ना, हम इस संदर्भ में लगाए कि तारावत कवार्स जो है, कवार्सर्स, ध्यान रखिएगा, यह क्या है, तारावर्त है। अर्थात
जो है ना रेडियो स्रोत का स्थान होता है, स्थल होता है, या रेडियो स्रोत का क्या होता है, जन क्षेत्र होता है। क्यों, जो ये पार्ट देख रहे हैं ना, ये पार्ट देख रहे हैं, उसमें क्या होता है कि चीज़ें हैं ना रेडियो स्रोत के तौर पर फ्रीक्वेंसी निकलती है, जहाँ ध्यान रखिएगा 4 से 10 अरब, ध्यान रखिएगा 4 से 10 अरब, 10 अरब 10 अरब वर्ष पूर्व, याद रखिएगा, अरब प्रकाश वर्ष पूर्व, प्रकाश वर्ष, 10 अरब प्रकाश वर्ष याद रखिएगा की दूरी पर स्थित है। तो किससे दूरी पर स्थित है, तो हमारी पृथ्वी से ही लेके चला जा रहा है ना, इसी को हमारी पृथ्वी को स्टैटिक्स मानकर या स्थितिक मानकर ही हम आकलन करें, अर्थात हमारे से उस वहाँ इस स्थिति तक पहुँचने के लिए हमें कम से कम 4 से 10 अरब वर्ष लगेंगे, प्रकाश वर्ष, ठीक ना। तो ये हम इस यहाँ पर पहुँचेंगे, अगर हमारी पृथ्वी यहाँ है तो यहाँ तक पहुँचने की दूरी हमको कितना समय का लगेगा, 8 से 10 वर्ष। तो यहाँ पर यह स्थित है, अर्थात कहने का मतलब आप दिल्ली में निवास करते हैं तो आप साउथ में कहीं जा रहे हैं, तो साउथ में आप मान लीजिए चेन्नई जा रहे हैं, तो चेन्नई और दिल्ली के बीच कितनी दूरी लगती है, कितनी घंटे का समय लगता है, उसी को हम लोग समय दूरी कहते हैं। दूरी निकालते हैं ना, कितना दूरी किलोमीटर की स्पीड से हम चले, तो कितना किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 120 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 8 प्रकाश वर्ष, यहाँ पर 4 से 10 प्रकाश वर्ष दूर है, और प्रकाश की चाल कितनी है, आप लोगों को मैंने पहले ही क्लास में कवर किया था, इतना समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रकाश क्या होता है, ये प्रकाश आपको जो ये क्षेत्र होगा क्या होगा, ये प्रकाश को उत्सर्जित करता है। देख रहे हैं ये प्रकाश, देखिए धुंधला धुंधला क्षेत्र निकला हुआ है, रेड कलर अगर मैं कर दूं, यहाँ देख रहे हैं एक रेडियो एक्टिव क्षेत्र, ये ऐसे एक्चुअली मान के चलिएगा, इसको मैं इधर से ला दूं, देखिए यहाँ पर एक ऐसे स्रोत है जहाँ डार्क डार्क एज बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, पूरा गहरी क्षेत्र आता है जहाँ से हम लोग कुछ नहीं गुजार सकते, वहाँ की बात हो रही है। देख रहे हैं यहाँ पर डार्क है, यहाँ पर आपको डार्क नजर आ रहा होगा, बीच में प्रकाश पुंज एक निकलता है जो डूबता हुआ, आप लोगों को कल भी मैंने बताया था। तो ये क्या होता है, ये इस तरह फॉर्मेशन में होता है, अगर इसकी आकृति हम लोग देखें तो क्या होगा, एक तरंग के रूप में निकलेगा ये प्रकाश, इसके पास प्रकाश के अन्य स्रोत भी होंगे, ठीक ना। देख रहे हैं प्रकाश चारों तरफ प्रकाश है, यहाँ भी प्रकाश का क्षेत्र नजर आ रहा होगा, इधर भी नजर आ रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा यह क्या करता है, इसके आने वाली जो है ना रेडियो तरंगों को इसकी जानकारी प्राप्त होती है इसी तरंग के माध्यम से। तो ये क्या करता है, रेडियो तरंग आपको छोड़ता है। तो इसलिए आप देखते होंगे, हमेशा अक्सर सुनते होंगे आप लोग, क्या अक्सर सुनते होंगे ना, अंतरिक्ष में रेडियो तरंग छोड़ा जाता है, जिससे है ना हम किसी वस्तु ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, कितनी दूरी पर है, इसलिए रेडियो तरंग को छोड़ा जाता है, क्योंकि स्रोत वही है। तो ध्यान रखिएगा कि क्वार्ट्ज क्या है, यह जो फॉर्मेट है यह क्या है, इसका मध्य भाग है, अर्थात आकाश गंगा का मध्य भाग है, क्या है, क्वार्ट्ज, याद रखिएगा, अर्थात जो भी आकाश गंगा होगा उसका मध्य भाग होगा, जहां से इस प्रकार के रेडियो तरंग निकल रहे होंगे, प्रकाश की ऊर्जा स्रोत निकल रहे होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वार्ट्ज के तौर पर जानते हैं। जिसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें जानकारी नहीं है कि इस बिंदु पर, इस जो बिंदु यहाँ से गुजर रहा है, इस बिंदु के क्षेत्र पर है एक्चुअली क्या है, यहाँ पर यह अज्ञात है, ध्यान रखिएगा। बहुत से वैज्ञानिकों ने इसे क्या बोला है, ब्लैक होल के रूप में भी बोला है, ब्लैक होल, शायद यह ब्लैक होल हो सकता है या कुछ और भी क्षेत्र, क्योंकि अभी तक हम लोग पहुंचे ही नहीं तो कैसे बताएंगे। तो रिसोर्स हमारे तक वहाँ जाएंगे, जब डेवलपमेंट होगा, उस पर रिसर्च होगा, तो चीज़ें बताई जाएगी क्या है एक्चुअली। पर फिलहाल क्या जान रहा है, यह जो एरिया पॉइंट आप देख रहे होंगे, ये पॉइंट जो देख रहे हो रेड कलर में कर दूं, थोड़ा सा 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत समझने में तो मैसेज ड्रॉप कीजिएगा आप लोग। देखिए क्षेत्र है यहाँ पर, देख रहे हैं ना अंधेरा है, इस क्षेत्र में एक्चुअली है क्या, ये अभी तक ज्ञात है नहीं, जिसे बहुत से वैज्ञानिकों ने क्या बोला, यह अज्ञात क्षेत्र है या ब्लैक होल भी हो सकता है, बस इसे ही ध्यान रखना। और यही प्रश्न आपको क्वार्ट्ज के संबंध में क्या किया है, यूपीएससी ने, मुझे जहां तक जानकारी है 92 या 93 के एग्जाम में प्रश्न पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे नए नए खोज होता है
उस समय आपको वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अगर यहाँ तक दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, तो मैं वहाँ लाइव आप लोगों को कमेंट करूँगा। और आप लोग जो चीज़ें बताई जाती है आराम से समझिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। जो प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जा सकता है, तो यहाँ ध्यान रखना है। अब पल्सर की बात की जाती है, पल्सर गाड़ी नहीं समझ लीजिएगा, बजाज का पल्सर जो आता है ना, वो गाड़ी मत समझ लीजिएगा। पल्सर यहाँ दिया गया है, तो पल्सर क्या है ध्यान रखिएगा। पल्सर को अगर हम एक शब्द में डिफाइन बताना चाहें या परिभाषित करना चाहें, तो ध्यान रखिएगा इसको क्या बोलना है, न्यूट्रॉन तारा बोल भी सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रॉन तारा यह है। अब भाई ऐसा क्या है न्यूट्रॉन तारा, हम इसे क्यों बोलेंगे ये भी जानना है। तो यह ध्यान 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 रखिएगा, यह एक ऐसा खगोलीय पिंड है ना, खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड है। कैसा खगोलीय पिंड है भाई, तो जो स्पंदन स्पंदन अर्थात क्या करता है के रूप में, स्पंदन के रूप में, कंपन के रूप में, इसको सिंपल सा साधारण भाषा में बोले कंपन, या तो हम टेक्निकली भाषा यूज करें तो स्पंदन के रूप में क्या करता है, नियमित रूप से, नियमित रूप से क्या करता है, नियमित रूप से रेडियो तरंग का उत्सर्जन करता है। ध्यान रखिए क्या करता है, नियमित रूप से कंटिन्यूसली ये क्या करेगा, रेडियो तरंग का उत्सर्जन करेगा, तो पल्सर उसे हम लोग बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक पल्सर का ग्रह आपको ये कैसा क्षेत्र है, पूरा आकाश गंगा का एक क्षेत्र मान लीजिए, पूरा ये आकाश गंगा का, उसमें एक आपको पल्सर का एक आपको पार्ट दिखेगा। देखिए इसके किनारे किनारे है ना, आपको ऐसे है, ऐसे है, छोटा छोटा आपको क्या है, यह आपको तरंग है, रेडियो तरंग है, रेडियो तरंग जो आपको निकल रहा है यहाँ से। तो यही क्या है, नियमित रूप से निकलेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जानकारी के लिए अंतरिक्ष में सबसे सरल माध्यम क्या होता है, आपको यही माध्यम होता है, रेडियो तरंग होता है, और एक प्रकाश वर्ष अर्थात प्रकाश एक माध्यम होता है। तो प्रकाश को हम तभी प्राप्त कर सकेंगे, जान सकेंगे प्रकाश कितने दूर से आ रहा है, जब रेडियो तरंग एक दूसरे से कनेक्ट होकर चीज़ों को कवर करेगी। तो यहाँ तक ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त जानकारी इसके बारे में क्या रखना है कि जैसे क्या यह कितने दर पर निकलता है, तो ध्यान रखिएगा कि क्रेब आकाशगंगा है, आकाशगंगा है, जहाँ पर हम बात करें जिसका पल्सर, जो पल्सर्स ध्यान रखिएगा, पल्सर्स द्वारा क्या किया गया, प्रति 1/30 सेकेंड में रेडियो तरंग उत्सर्जन होता है, रेडियो तरंग उत्सर्जन होता है। समझ सकते हैं 1 सेकेंड में 30 बार यह क्या होता है, निकल जाता है वहाँ से रेडियो। देखिए कितना फास्ट होगा, 1 सेकेंड में आप आँख का पलक नहीं झपकाइएगा तब तक 30 बार इससे रेडियो तरंग निकल चुका होगा। तो सोच के देखिएगा कितना फास्ट एक्टिविटी यहाँ हो रहा होगा। तो 1/30 के संदर्भ में इसे आप ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा तो यह देखिए अनुमान ऐसा लगाया गया है वैज्ञानिकों द्वारा कि क्या है, यह है पिंड जो है छोटे प्रकार के पिंड होंगे, छोटे प्रकार के पिंड है जो अमूमन क्या हो सकते हैं, पृथ्वी से, लेकिन ध्यान रखिएगा अमूमन, लेकिन क्या हो सकता है, अमूमन पृथ्वी से बड़े हो सकते हैं, पृथ्वी से बड़े हो सकते हैं। छोटे पिंड है, अन्य खगोलीय पिंड से छोटे होंगे, पर ध्यान रखिएगा पृथ्वी या इसके हमारे जो ग्रह है, उपग्रह है और भी है, इससे बड़े हो सकते हैं, ये शायद ध्यान रखिएगा, पर अमूमन पृथ्वी से बड़े दिखने को मिलेंगे। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है यहाँ पर इसके संदर्भ में कि पल्सर का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान आपको सूर्य से अधिक होगा, सूर्य से अधिक होगा, सूर्य से अधिक होगा। तो सोच के देखिएगा सूर्य से इसका द्रव्यमान अधिक है, पर यह क्या होगा, इसका आकार क्या होगा, पृथ्वी से बड़ा होगा, पर छोटे अन्य खगोलीय पिंड से जो आकाशगंगा या और भी पार्ट्स जो हम लोग पढ़े हैं पहले, तो उससे छोटे हो सकते हैं, पर इसका द्रव्यमान क्या होगा, सूर्य से अधिक होगा। ध्यान रखिएगा इसके अतिरिक्त और भी जानकारी रखनी है। इसका चुंबकीय जो क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से, पृथ्वी के की चुंबकीय क्षेत्र से
चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा, याद रखिएगा, यह 20 ट्रिलियन के से अधिक होगा, 20 ट्रिलियन गुना से अधिक होगा, 20 ट्रिलियन से अधिक होगा। अर्थात ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र से कितना होगा, 20 ट्रिलियन अधिक होगा, और इसका द्रव्यमान सूर्य से अधिक होगा। अब ध्यान रखिएगा, घूमने की गति की हम बात करें, इसका एक अपने अक्षांश पर, अपने ध्रुव पर घूमने की अगर बात करें, तो यह ध्यान रखिएगा 7,000 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। तो चलिए एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, कितने लोगों को पता है, मैं भी देखूं। पृथ्वी का घूर्णन गति क्या है, घूर्णन गति स्पीड क्या है, और परिक्रमण स्पीड क्या है, परिक्रमण स्पीड क्या है, आप लोग आंसर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट तो मुझे बताइएगा, चीज़ों को कवर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी आपको स्लाइड में पिक्चर दिया जा रहा है उसे आराम से देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ ध्यान रखना है क्या, कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी से भी यूपीएससी भी पूछा, स्टेट पीसीएस भी पूछता है यहाँ से, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो चलिए यहाँ पर क्या हम बात कर सकते हैं, देखिए जो हमारी मंदाकिनी है, जो हमारी मंदाकिनी है, जो मिल्की वे जिससे हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, मध्यवर्ती घूर्णन भाग है, क्या है, मध्यवर्ती घूर्णन भाग है, घूर्णनशील भाग है, इसे बोल सकते हैं घूर्णनशील भाग है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा, भुजा जो है, घूर्णनशील भुजा जो हमारी है, उसका एक जो सौर मंडल है, सौर मंडल के सर्वाधिक नजदीक का तारा है। अर्थात जो हमारा मंदाकिनी है, हमारा मंदाकिनी आपको कल मैंने आप लोग को बताया था, ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे स्टार्ट होता है ना, फिर ऐसे स्टार्ट होता है, फिर आपको ऐसे स्टार्ट होता है। तो हमारा सौरमंडल कहाँ है, आपको मैंने कल यहाँ बताया था, सूर्य और उसके आसपास का सौरमंडल। तो इस क्षेत्र से सबसे नजदीक का जो तारा है उसका जो भाग है प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहलाता है। देखिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी, देखिए हमारा सन है, ऑर्बिट हमारा है, सेकेंड लाइट ईयर है, फोर्थ लाइट ईयर्स है और 6 लाइट ईयर। तो 6 लाइट ईयर और 4 लाइट ईयर के बीच का जो पार्ट है, यहाँ पर सबसे नजदीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहलाता है। उसको हम लोग उसके आसपास के अल्फा सेंचुरी ए और अल्फा सेंचुरी बी का नाम देते हैं, उसके पास के तारे का। तो ध्यान रखिएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है आपको क्या है, मध्य का भाग है, 4 लाइट ईयर और 6 लाइट ईयर के बीच का। तो ध्यान यह रखना है यहाँ पर कि अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, यह इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, ठीक ना, क्योंकि सन से जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वैसे ही यह हमारे आकाशगंगा के एक छोर पर यह अन्य ग्रहों का भी, आपको ग्रह छोटे छोटे सौर मंडल के तौर पर ये अपना अस्तित्व जमाए हुए है और सूर्य के समान अपना व्यवहार करता है। इस पर रिसर्च चल रहा है, तो आगे आने वाले समय में कुछ जानकारियां हमें मिल सकती है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब याद रखिएगा, आपको डॉग स्टार के बारे में पूछा जाता है, डॉग स्टार क्या होता है, साइरस क्या होता है, इससे प्रश्न आपको पूछा जाता है पीसीएस में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ चीज़ों को कवर करना है, जैसे यह सर्वाधिक चमकीला होगा, सर्वाधिक चमकीला होगा। याद रखिएगा, समकाली जो सर्वाधिक चमकीला क्या है, तारा है, तारा यह भी है, अर्थात एक प्रकार का सूर्य इसको हम लोग बोल सकते हैं, सूर्य यह भी है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो द्रव्यमान होगा ना, इसका इस तारे या इस सूर्य का द्रव्यमान जो होगा, द्रव्यमान होगा, वो जो हमारा सूर्य है ना, हमारा सूर्य उसका है ना, उसके द्रव्यमान के इंटू 2 है, अर्थात 2 गुना है। याद रखना है, इंटू 2 गुना है, द्रव्यमान का 2 गुना है। और सौर मंडल, जो हमारा सौर मंडल है, हमारा जो सौर मंडल है, जो मैंने आपको कल भी जानकारी दी थी, है ना,
इससे कितनी दूरी पर है? हमारे सौर मंडल से, याद रखिएगा, 8.6, है ना, प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह जो साइरस है ना, इसलिए डॉग स्टार इसको बोला गया। देखिएगा शुरुआती दौर में जब इसकी खोज की गई थी ना, तो रात को जो है ना, लोमड़ी और जो जानवर होते हैं ना, उसका आंख आपको है ना ऐसे होगा, उसका मुंह होता है ना, ऐसे उसका दो नाक होता है, और यह चमकीला बहुत होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर ट्रायंगल के तौर पर देखिए, एक तारा यहाँ, दूसरा तारा यहाँ, तीसरा तारा यहाँ, इसके बीच आपको साइरस का एक, आपको ये साइरस बड़ा देख रहे हैं ना, ए और बी, तो यह साइरस ए झलका था, जिसके चारों ओर आकृति बनी थी, तो जिसके आधार पर इसका नाम रखा गया था डॉग स्टार। ठीक ना, बाद में साइरस के तौर पर, हो सकता है फॉक स्टार भी इसे बोला जा सकता था, पर डॉग स्टार ही नाम दिया गया था, जो उसमें वैज्ञानिक को लगा नाम दे दिया भाई, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो एक चमकीले आँख की तरह यह नजर आता है, और ट्रायंगल बनाता है, जिसके आधार पर क्या है, देखते हैं ना, ट्रायंगल बन रहा है ना, उसके आँख और नाक के बीच में ट्रायंगल बनता है, तो ऐसे ही यहाँ पर दिया गया था। तो अमूमन ध्यान रखना, यह साइरस या डॉग स्टार क्या है, सर्वाधिक चमकीला तारा है। और याद रखिएगा, प्रॉक्सिमा जो सेंचुरी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, है ना, जो उसके बाद दूसरे सबसे सर्वाधिक नजदीक का सौर मंडल है, न सबसे नजदीक का सौर मंडल है, अर्थात यह सेकेंड नंबर पर हमारा सौर मंडल, जो ये जो साइरस वाला जो एरिया आपको इसका जो बना है सौर मंडल इसका जो है, तो वो आपको क्या है, दूसरा सबसे नजदीक सौर मंडल आपको स्थित तारा है। ध्यान रखिएगा, तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो तारा है, वैसे ही इसके जो साइरस का जो तारा मंडल होगा, ध्यान रखिए, हमारे आकाशगंगा सौर मंडल के नजदीक का दूसरा सबसे तारा है। तो ध्यान रखिएगा, यह दूसरा सेकेंड नंबर पर आता, फर्स्ट पर प्रॉक्सिमा सेंचुरी आता। तो ऐसे भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है ध्रुव तारा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में प्रत्येक भारतीय को पता होता है। पहले क्या हुआ करता था, ध्रुव तारा को देखकर ही दिशा निर्धारित होता था, लोग अपना राह की रात को चलते थे। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, ऐसा क्यों कारण था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ऐसा क्या कारण था, रात को लोग इसे इसे है ना क्या करते थे, दिशा सूचक के रूप में उपयोग करते थे, ऐसा क्या कारण था, आगे मैं भी चर्चा करूंगा, पर अभी कमेंट में जस्ट आप लोगों को बताना है। तो यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो मुझे बताइएगा। अब याद रखिएगा, यह इसलिए इंपॉर्टेंट ध्रुव तारा इसको बोला जाता है कि पृथ्वी है ना, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, कौन, उत्तरी ध्रुव, तो आप पृथ्वी का आकलन देखते हैं ना, कैसे रहता है, ऐसे रहता है, झुका हुआ है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है। तो इस ध्रुव पर ध्यान रखिएगा, उत्तरी ध्रुव पर क्या है, उत्तरी ध्रुव पर खड़े व्यक्ति के लिए क्या होगा, खड़ा कोई व्यक्ति है या ऑब्जेक्ट है, खड़े व्यक्ति के लिए शिखोमुख या शिरोबिंदु, याद रखिएगा, शिरोबिंदु या शिखोमुख, या इंग्लिश में हम लोग इसे बोलेंगे जेनिस, याद रखिए, जेनिस को पर स्थित होता है, शिखोबिंदु अर्थात उसके शिखा पर यानी उसके सामने आपको रहेगा। अब ध्यान रखिएगा, ध्रुव तारा के कणों के बारे में, किरणों के बारे में हम बात करें, तो पृथ्वी के धरातल पर इसका जो आपको किरण होगा, किरण जो होगा, प्रकाश जो होगा, है ना, ध्रुव तारा का जो प्रकाश है, ध्यान रखिएगा, यह क्या है कि पृथ्वी के धरातल, पृथ्वी का जो धरातल है, धरातल होगा पर जो आयतन, पर आयतन कोण क्या करेगा, आयतन कोण, एंगल ऑफ इंडिकेशन जो होता है, आधार पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। पृथ्वी के, इसके आधार पर क्या होता है, पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है, किया जाता है। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछे ध्रुव तारा का इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमारे पृथ्वी पर अक्षांशों के निर्माण के लिए, यानी काल्पनिक रेखा है अक्षांश रेखा, उसके निर्धारण के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी दिशा हमेशा उत्तर में रहती है, जिसके वजह से। ठीक है, अब याद रखिएगा
यह तारा कितनी दूर है हमारी पृथ्वी से? तो याद रखिएगा यह तारा जो हमारी पृथ्वी से लगभग 700 प्रकाश प्रकाश वर्ष, याद रखिए 700 प्रकाश वर्ष दूर है ना? तो दूर है तो याद रखिएगा। अब इसकी किरणें जो है ना पृथ्वी पर क्या होती है, पृथ्वी पर इसकी किरणें 90 डिग्री की कोण बनाती है। कितनी डिग्री के? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अर्थात अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ध्रुव तारा उसके शीर्ष पर ही होगा, ध्यान रखिए। इसलिए 90 डिग्री का कोण यह बनाता है, इसलिए इसे शिखो बिंदु भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? याद रखिएगा। अब प्रकाश वर्ष दूर जो है, ध्यान रखिएगा, ये 700 प्रकाश वर्ष दूर जो है तो उसमें ध्यान रखना है आपको उषा माइनर, उषा नाम सुनते होंगे, उषा माइनर, या क्या नाम याद रखना है आपको? लिटिल बियर समूह का है ना तारा है, ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। लिटिल बियर तारा समूह है जो 700 प्रकाश वर्ष दूर है हमारे पृथ्वी से। तो इस तारा मंडल का यह क्या है? प्रकाश आपको इस तारा समूह का सदस्य है। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब याद रखिएगा इसके अतिरिक्त कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। अब क्या जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में कि यह जो है ना 24 घंटे में उत्तरी गोलार्ध जो नॉर्थ पोल होगा, याद रखिए नॉर्थ पोल NP, नॉर्थ पोल में क्या होगा कि किसी भी स्थान से 24 घंटा, याद रखिएगा 24 आवर 24 आवर इस तारा को आकाश में एक ही स्थान पर देखा जा सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ से इसका अक्षांश निर्धारित किया जाता है पृथ्वी का, क्योंकि यह स्टैटिक्स एक जगह निर्धारित होता है, इसलिए हम इसे नॉर्थ पोल में समाहित करते हैं। अगर यह थोड़ा सा दाएं बाएं चलता है तो फिर हमारा अक्षांश दशांतर हम कहाँ से निर्धारित करते हैं। इसलिए हर चीज का एक महत्व है, इसे ध्यान रखिएगा। ध्रुव तारा क्या होता है? एक जगह स्टैटिक्स, कहीं भी 24 आवर पृथ्वी के किसी भी कोने से देखिए ये आपको नॉर्थ पोल में ही नजर आएगा और एक ही जगह पर नजर आएगा। इसलिए आपको जो हमारे यात्री थे पहले क्या आते थे, जो भी यात्री रात में यात्रा करते थे या जो भी जहाज से यात्रा करते हैं, समुद्र की यात्रा, अभी ना हमारे पास बहुत से यंत्र आ गए हैं। पुराने दौर में जब हम लोग सोचिए आज से 500, 700, 800 साल पहले, 1000 साल पहले जब चलना सीखा था लोग, जमीन पर चलना सीखा था, जल पर, तो उस समय इसी को आधार बना के चलता था कि कहीं भी जाए, मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया अपना एक लोकेशन से, ये चलते चलते व्यक्ति यहाँ पहुँच गया तो भी इसका ध्रुव तारा का लोकेशन क्या होता था? आपको उत्तर में ही नजर आएगा। तो क्या होता था कि आप है ना दूरी तय कर सकता था, बता सकता था कि मैं दिशा में सही जा रहा हूँ, उत्तर दिशा सामने है मेरा, तो अगर मान लीजिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चलना है तो हम इसी दिशा से तय कर सकते थे। अब मान लीजिए तो ये अगर यहाँ पर है और ये व्यक्ति इधर जा रहा है, ठीक ना, उसको लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट जाना है, क्या जाएगा? एक सेकेंड, लेफ्ट जाएगा तो अपने हाथ से, तो उत्तर दिशा इधर है तो यह निर्धारित कर लेगा कि हम किधर जाना है, अब राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, किधर जाना है, सभी चीजें आपको निर्धारित है। इसलिए इस सूचक का यंत्र किया जाता था एक सूचक यंत्र के तौर पर। यहाँ तक क्लियर? आगे हम बात करेंगे चलिए इन्हीं का मैसेज आया है। क्लास आज होगा, सीसेट का क्लास होता है, आज होगा, टेंशन नहीं लेना है। अब ध्रुव तारे का निर्धारण हम कैसे करेंगे, है ना? बहुत बड़ी बात है कि हम इतनी कहानियां पढ़ने के बाद ध्रुव तारे का निर्धारण कैसे करेंगे। अब हम कैसे निर्धारित करेंगे? तो याद रखिएगा, हम पृथ्वी का आपको एक चित्र बनाते हैं भाई। पहले पृथ्वी का चित्र बनाइए, नॉर्थ 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जिसको झुकाइए, है ना, झुका हुआ है ना, तो इसे हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ NP कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा इससे उत्तर दिशा में आपको चीजें होंगी, तो हम लोग यहाँ पर आकाशगंगा के संदर्भ में एक बनाएंगे आकृति, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है
कि यह किस दिशा में, है ना, हम इसको बना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कहेंगे अल्फा, अल्फा डेक्रोनिस, याद रखना अल्फा डेक्रोनिस। उसके बाद वेगा इसका नाम रखेगा, वेगा देनेब, देनेब। एक और याद रखना है, क्या याद रखना है, अल्डिरेमिन। उसके बाद एक याद रखना है पोली, पोलारिस, पोलारिस याद रखना है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, उत्तरी आकाश से अर्थात नॉर्थ पोल से क्या है स्थित कुल नक्षत्र, नक्षत्र जो अगले 26,000 वर्षों में पृथ्वी के ध्रुव तारे का रूप लेंगे। तो कभी भी आगे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ध्रुव तारा का रूप अगले 26,000 वर्ष पहले पृथ्वी ध्रुव तारा हम कैसे निर्धारित करेंगे, इसी सर्किल को याद रखिएगा, अल्फा डेकोनिस, वेगा, दिनेब, अल डिमेरिस और पोलरिस, ध्यान रखिएगा। इसी तरह आपको चीज़ें बदली, ये बहुत डीपली जो मेंस जो पढ़ेगा इसके डीपली पार्ट को पढ़ेगा, पर आपको जीएस पार्ट पढ़ना है तो बस इतना क्या याद रखना है, ध्रुव तारा अगले 26,000 वर्ष बाद पृथ्वी पर ध्रुव तारे के रूप में देखेगा लोग नक्षत्रों में, तो क्या देखेगा, इसी फॉर्मेट में देखेगा। बस जानकारी आपको यही होनी चाहिए। अब यहाँ तक चीज़ें कवर हो चुकी थी, तो नेक्स्ट जो क्लास होगा ना, नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर होगा आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग बस तारे का जन्म करवाएंगे, उसका विकास करवाएंगे, उसको मारेंगे कल, ठीक ना, जन्म भी करवाएंगे, उसका विकास भी करवा देंगे और उसका मृत्यु या उसकी हत्या भी करवाएंगे, ठीक ना। तारे जो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहीं से हम जीवन का आधार भी समझेंगे, जीवन का आधार कैसे समझना है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग चीज़ को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बस ध्यान रखना है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उसको बेहतर तरीके से देखिएगा। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पहले भी पूछा जा चुका है, क्या पूछा जा चुका है कि ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप में निकलता है, ऊर्जा किस रूप से निकलता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था एक्स किरण, याद रखिएगा एक्स किरण निकलता है। और भी बताया सकता है कि आपको क्वासर्स क्या होता है, तारत्व क्वाइसेंट्रियर रेडियो स्रोत होता है। अब क्वासर्स क्या होता है, तो यह क्या होता है, रेडियो स्रोतक होता है या स्रोत देता है। तो ये सब आपको प्रश्न क्लियर करके रखना, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव पार्ट का क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लगाइएगा तो आपको सब पता पता चल जाएगा प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है। तो चीज़ें करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल संडे है तो संडे आपको क्लास बंद रहेगा। आपको क्या होगा, संडे कल बिहार स्पेशल की क्लासेज होंगी, है ना। एक सेकेंड, बस दो चीज़ें याद रखिएगी, और कल सारा पीडीएफ अपलोड होगा, तो इसे थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो क्या करना, कल एक क्लास होता है बिहार स्पेशल का।